अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो स्टूडेंट्स, पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था जीआईटी की नर्व सप्लाई। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी सब्सटेंसेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस को हम तीन में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज़ हार्मोन्स, यानी कि एंडोक्राइन हार्मोन्स। ये एंडोक्राइन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सेल पे एक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जहाँ से जिन सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं वहाँ से पहले ये सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के अंदर जाते हैं ये हार्मोन्स, और फिर ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए ये अपने टारगेट सेल के ऊपर जा कर के एक्ट करते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं पैराक्राइन। ये जो पैराक्राइन जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये पैराक्राइन हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जाते। इनका बहुत ही शॉर्ट सा पाथवे होता है कि जब ये अपने ओरिजिन से सिक्रीट होते हैं सेल से, वहाँ से ये डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के थ्रू डायरेक्ट जाके अपने टारगेट सेल पे हिट करते हैं। और तीसरे हमारे पास हो जाते हैं न्यूरोक्राइन्स। ये न्यूरोक्राइन्स नाम से पता चल रहा है न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बेसिकली न्यूरोक्राइन्स जो होते हैं ये एक्शन पोटेंशियल के थ्रू एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेगस नर्व है, जैसे हमने कहा था कि पैरासिम्पैथेटिक जो जीआईटी की स्टिमुलेशन होती है उसमें वेगस नर्व इन्वॉल्व होती है। वहाँ से फिर जो है वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग सब्सटेंसेस वगैरह या इस तरह के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोक्राइन हार्मोन्स। तो वन बाय वन अगर मैं इनके नाम की बात करूँ तो एंडोक्राइन जो है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आ जाते हैं। मेनली हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो एंडोक्राइन हार्मोन्स है जो जीआईटी के होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिन आ जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन आ जाता है, सिक्रेटिन हार्मोन आ जाता है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जीआईपी, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। और इस कुछ माइनर हार्मोन्स आ जाते हैं एंडोक्राइन में जो कि फुली क्राइटेरिया को फुल नहीं करते हैं एंडोक्राइन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलेशन में जाएं, लेकिन वो माइनर हार्मोन्स में आ जाते हैं। उनको हम कैंडिडेट हार्मोन्स कहते हैं, जिसमें लेप्टिन है, ग्रेहलिन हार्मोन आ जाता है, और उसके अलावा जो है वो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड वगैरह ये हार्मोन्स शामिल हैं। जो मेजर हमारे एंडोक्राइन हैं, जो एंडोक्राइन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि टिश्यू से रिलीज सेल से रिलीज होते हैं, फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर जाके टारगेट पे एक्ट करते हैं, वो ये चार हैं: गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। और आपके जो बेसिक एमसीक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो भी इन चार हार्मोन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा पैराक्राइन की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो पैराक्राइन हार्मोन्स जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, डिफ्यूजन के थ्रू जाके शॉर्ट पाथवे पे ही डायरेक्टली अपने जो टारगेट होता है उस पर एक्ट करते हैं। इसमें सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आ जाता है और उसके साथ साथ इसमें हमारे पास हिस्टामीन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद न्यूरोक्राइन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास आता है वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके अलावा हमारे पास जीआरपी, इसका दूसरा नाम बम्बेसिन भी है। जीआरपी बेसिकली गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, बम्बेसिन भी कहते हैं इसको या जीआरपी। और उसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाता है एनकैफलिन्स। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एंडोक्राइन में। और एंडोक्राइन में भी जो मेजर चार हार्मोन्स हैं जिनका बार बार एमसीक्यूज और वाइवा में भी पूछा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिन, देन सीसीके, फिर सिक्रेटिन और जीआईपी। तो अगर मैं एंडोक्राइन में गैस्ट्रिन की बात करूं, ये हमारे पास क्या है, ईसोफेगस, ये हो जाता है हमारे पास स्टमक, और स्टमक के बाद जो है ये हमारे पास ड्यूडेनम आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिन की, कि गैस्ट्रिन रिलीज़ कहाँ से होता है, उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और उसके अलावा उसके स्टिमुलस क्या हैं कि जिसकी वजह से गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है। तो गैस्ट्रिन की अगर मैं बात करूं कि इसका स्टिमुलस क्या है, जब फूड आपका ईसोफेगस से जो है वो स्टमक की तरफ आता है, स्टमक में जब फूड आता है, मेनली जो हमारे पास इसका स्टिमुलस होता है वो होता है अमाइनो एसिड्स या फिर स्मॉल पेप्टाइड्स, यानी कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो हम प्रोटीन डाइट में ले रहे हैं वो। और उसके अलावा वेगस नर्व की स्टिमुलेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो वेगस नर्व होती है, यानी कि वो पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक इज़ एक्साइटेटरी फॉर द जीआईटी। तो ये भी एक स्टिमुलस हो जाता है हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन का। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, यानी कि जब स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा फूड आता है, स्टमक डिस्टेंड होता है, जब भर जाता है स्टमक, तो ये भी जो है वो एक
स्टिमुलस हो जाता है गैस्ट्रिन के लिए। तो डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, तो हमारे पास ये जो है वो स्टिमुलस हैं फॉर द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फॉर द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन। जो स्टमक का बिल्कुल आखिरी पार्ट होता है एंट्रम, वहाँ से जो है वो गैस्ट्रिन रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं जी सेल्स। जी सेल्स, ये याद रख लें, जी फॉर गैस्ट्रिन और जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ स्टमक, वहाँ से ये रिलीज़ होता है, ये इसका साइट है रिलीज़ होने का और इसका ओरिजिन है। और फिर जो है वो ये जा करके एक्ट करता है, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, जो कि मेनली फंडस और बॉडी पे होते हैं। ये जो पैराइटल सेल्स होते हैं फिर ये रिलीज़ करते हैं, हमारे पास ये पैराइटल सेल है और ये रिलीज़ कर रहा होता है HCl। तो ये बेसिकली इसका जो है वो साइट ऑफ ओरिजिन है, ये इसका स्टिमुलस है और ये जो है वो एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और इसका दूसरा हमारे पास जो एक्शन होता है वो होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ को भी गैस्ट्रिन बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो यानी कि नेगेटिव इनहिबिशन किस तरह से हो सकती है, तो इसके दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई एसिडिक कंटेंट इसको गैस्ट्रिन को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम फूड ले रहे हैं वो पहले ही एसिडिक कंटेंट उसमें ज़्यादा है और वो स्टमक में आ जाता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू फिर गैस्ट्रिन कम रिलीज होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारा जो फूड है वो ऑलरेडी एसिडिफाई हुआ हुआ आ रहा है, हमने डाइट ऐसी ली है, तो फिर गैस्ट्रिन कम रिलीज होगा उसका, यानी कि एसिड का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फॉर द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन। और दूसरा जो हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट होता है वो होता है सोमेटोस्टेटिन। ये बेसिकली पैराक्राइन है, पहले भी मैंने बताया है कि ये पैराक्राइन है। सोमेटोस्टेटिन जो है वो होल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा से रिलीज होता है ये हार्मोन, और इसका ओवरऑल भी जीआईटी के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनका गैस्ट्रिन, ये जो है वो गैस्ट्रिन के रिलीज होने को कम कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव स्टिमुलाई जो कि उसकी स्टिमुलस हैं जो कि उसको रिलीज को बढ़ा देते हैं गैस्ट्रिन को। ये कुछ नेगेटिव स्टिमुलस हो जाते हैं जो गैस्ट्रिन को कम करते हैं। और मेन जो गैस्ट्रिन एक्ट करता है वो पैराइटल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और उसके अलावा जीआईटी की म्यूकोजा को भी ये ग्रोथ को बढ़ाता है। एक हमारे पास एक डिजीज़ होती है, एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिनोमाज होते हैं, यानी कि एक ये ट्यूमर होता है बेनाइन। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिनोमा एक बेनाइन ट्यूमर होता है जिसमें से कॉन्टिन्यूसली गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर गैस्ट्रिन जो है वो कॉन्टिन्यूसली जब प्रोड्यूस होता रहता है तो इसका मतलब है एसिड भी कॉन्टिन्यूसली उतना ही बढ़ता जाता है। तो फिर ये इसको हम कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब जब HCl कॉन्टिन्यूसली जो है वो बढ़ता रहता है तो स्टमक के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर ये पैथोलॉजी में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है अपने वाइवा के हिसाब से, अपने BCQ के हिसाब से, कि गैस्ट्रिन जो है वो उसके स्टिमुलस क्या हैं। एक है अमाइनो एसिड, दूसरा है हमारे पास वेगस नर्व स्टिमुलेशन और डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। और इसका नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट किन चीज़ों का होता है गैस्ट्रिन पे, एक अगर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, दूसरा सोमेटोस्टेटिन। और फिर जब गैस्ट्रिन जी सेल से रिलीज होता है एंट्रम ऑफ स्टमक से, ये जाता है और पैराइटल सेल्स पे टारगेट करता है और वहाँ से फिर एसिडिक कंटेंट को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक म्यूकोजा का हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी कराता है। तो इसीलिए ये जो हम दूसरा ये एक सिंड्रोम डिस्कस किया है ZES ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें ये है कि हमारे पास गैस्ट्रिनोमा होता है और वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में हम यूजुअली सोमेटोस्टेटिन के इंजेक्शंस यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि सोमेटोस्टेटिन का गैस्ट्रिन के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट है। तो ये हमारा एक हार्मोन इंपॉर्टेंट हो गया गैस्ट्रिन। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, बार बार आपके MCQs में और उसके अलावा आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया जी स्टमक, ठीक है, और ये है हमारे पास ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट और ये है उसका थर्ड पार्ट। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये है हमारे पास लिवर, ठीक है, और ये है जी, ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर। यहाँ से जो है वो हेपेटिक डक्ट्स आ रही है लिवर से और ये सिस्टिक डक्ट से मिलके हमारे पास बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास है पेनक्रियास। और ये जो पेनक्रियास से डक्ट आ रही है इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हमारे पास हेपेटोबिलियरी सिस्टम से जो बाइल डक्ट आ रही है, ये बाइल डक्ट जो है वो ज्वाइन कर लेती है पेनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है, और ये फिर दोनों एक साथ इंटर होती हैं
सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जहाँ से सिक्रीशंस जो है वो हेपेटोबिलियरी और पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाती हैं। तो चलिए अब जो है वो सीसीके यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोलिसिस्टोकाइनिन का जो है वो क्या है, स्टिमुलस क्या है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, जब फूड जो है वो स्टमक से पास होता हुआ एसिडिक कंटेंट और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास आ जाती हैं फैटी एसिड्स। जब ये ड्यूडेनम में जाती हैं फैटी एसिड्स यानी कि फैट्स, और उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं स्मॉल पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स। जब ये जो है वो ड्यूडेनम को क्रॉस करती हैं, यानी कि ड्यूडेनम से ये वाला फूड पास होता है, फैटी कंटेंट पास होता है, तो होता ये है कि हमारे पास जो है वो आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम और साथ में ज्यूजेनम, फॉर एग्जांपल ये है आई सेल, इनका नाम है आई सेल। तो फिर ये जो आई सेल से क्या रिलीज होता है हमारे पास, फिर सीसीके रिलीज होता है, यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन। नाम से पता चल रहा है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टो मतलब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, हेपेटोबिलियरी और चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, और काइनिन यानी कि उसकी मोटिलिटी वगैरह बढ़ाना। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। जब ये सीसीके आई सेल से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू द फैटी एसिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली ड्यूडेनम और जिजनम, तो फिर क्या होता है कि ये जो है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है। सीसीके का पहला एक्शन क्या होता है कि ये गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है और इसकी कंट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, गॉल ब्लैडर को पुश करता है और उसको कंट्रैक्ट करवाता है, ताकि क्या हो कि बिलियरी जो हमारे पास बाइल एसिड्स हैं, बाइल पिगमेंट्स वगैरह हैं, ये जो बाइल पिगमेंट्स वगैरह हैं ये जो है वो हेपेटोबिलियरी ट्रैक के अंदर आ जाएं और फिर वहाँ से जो है सिक्रीशंस, क्योंकि हमें पता है कि जो बाइल है वो फैट की डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो पहला एक्शन है सीसीके का वो है गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन, और दूसरा एक्शन क्या होता है, ये जो हमारे पास अभी मैंने पहले एनाटमी में थोड़ी सी बताया है कि ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, तो ये क्या करवाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करवाता है ताकि सिक्रीशंस मोर एंड मोर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर इंटर हो और फैट्स की डाइजेशन करवाएं। उसके अलावा ये पेनक्रियाटिक जूस की जो है वो सिक्रीशंस को, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को सारा का सारा जो है वो ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट करवाता है, यानी कि एक्सोक्राइन एक्शन ऑफ पेनक्रियाज जो होता है। एक्सोक्राइन यानी कि एंजाइम, लाइपेज वगैरह हो गया, माइलेज हो गया, क्योंकि फैटी एसिड्स हैं तो लाइपेज वगैरह जब यहाँ से ज़्यादा रिलीज होगा तो फैट्स जो है वो डाइजेस्ट होंगे। इसीलिए इसका चौथा एक्शन यही है कि ये जो है वो हाइपरप्लेजिया या ग्रोथ करवाता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की, कोलिसिस्टोकाइनिन, और उसके अलावा जो है वो हाइपरप्लेजिया या ग्रोथ करवाता है ये गॉल ब्लैडर की। इसका एक माइनर सा एक्शन ये भी है कि ये यहाँ से जो हेपेटोबिलियरी जो डक्ट्स हैं ये, और उसके साथ साथ पेनक्रियाटिक डक्ट्स, यहाँ से बाइकार्बोनेट्स को भी, ये इसका माइनर फंक्शन हो जाता है, इनको भी रिलीज़ करवाता है ताकि मोर एंड मोर जूसेस जो है वो रिलीज़ हों और वो ड्यूडेनम के अंदर आएँ और जो है वो फैट्स की डाइजेशन करवाएं। तो ये जो है वो हमारे पास मेजर इसके फंक्शंस थे। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन कोलिसिस्टोकाइनिन का ये होता है कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो स्टमक के ऊपर एक्ट करता है और स्टमक की मोटिलिटी को कम करता है, यानी कि स्टमक की जो है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले कर देता है। तो जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, इसीलिए जब कहा जाता है कि जब भी कोई बंदा, ये नॉर्मल सी बात है अगर आपने नोट किया हो कि जब भी आप कोई पराठा या कोई भी ऑयली चीज़ इनटेक करते हैं तो फिर होता ये है कि वो देर तक आपको भूख नहीं लगती। उसका रीज़न यही है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है जब फैटी कंटेंट, क्योंकि फैट को जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कंपैरेटिवली अगर प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए। तो ये हमारे पास था कोलिसिस्टोकाइनिन। अब नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट हार्मोन की बात करते हैं, ये भी आपके एमसीक्यूज़ में बार-बार पूछा जाता है, और ये है सिक्रीटिन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, आपके एग्ज़ाम में बार-बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टमक, ये हो गया ड्यूडेनम, ठीक है, और ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट। अब ये अगेन ये जो है वो हमारे पास लिवर है, ये जो है वो पेनक्रियास, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, और यहाँ से ये आपका बिलियरी ट्रैक ये इसके साथ मिलेंगे और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है। तो सिक्रीटिन जो है वो हमारे पास जब भी स्टमक से एसिडिक कंटेंट, यानी कि HCl रिलेटेड जो कंटेंट है वो हमारे पास ड्यूडेनम में इंटर होता है। अच्छा, सेक्रेटिन जो है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कि जब एसिडिक कंटेंट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन में आता है तो होता ये है कि एस फॉर सेक्रेटिन, एस फॉर ये जो है वो एस सेल से याद रखना है कि नमोनिक के सिक्रीटिन एस सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से सिक्रीटिन जो है वो फिर रिलीज होता है जब एसिडिक कंटेंट स्टमक से ड्यूडेनम में आता है। तो जैसे ही सिक्रीटिन जो है वो
तो ये जो है वो इसका ओरिजिन हो गया, यहाँ पर सेक्रेटिन रिलीज़ हुआ। इसका स्टिमुलस क्या था? एसिड, एसिडिक कंटेंट, और दूसरा जो है वो हमारे पास जब एसिड यहाँ आ जाता है, और दूसरा फैटी एसिड्स, जिस तरह से कोलेसिस्टोकाइनिन का जो है वो स्टिमुलस था। तो HCl और उसके अलावा फैटी एसिड यानी कि एसिडिक कंटेंट जब ड्यूडेनम के अंदर आता है तो फिर एस सेल्स जो है वो ड्यूडेनम के सिक्रेटिन रिलीज करते हैं। अब इसका एक्शन क्या होता है? इसका जो इम्पोर्टेंट एक्शन होता है, इसको हम बफर हार्मोन भी कहते हैं, कि ये जो है वो क्या करता है? एसिडिक चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जब एसिडिक कंटेंट ड्यूडेनम में आया, यहाँ तो इन्वायरमेंट अल्कलाइन होता है, तो होता ये है कि ये जो पेनक्रियाटिक ट्यूब्यूल्स हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट की ट्यूब्यूल्स हैं ये, और उसके अलावा जो हेपेटोबिलियरी डक्ट्स हैं, इनकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से भी ये बाइकार्बोनेट को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करवाता है। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन होता है, और वाइवा में एग्जामिनर यही सुनना चाह रहा होता है कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ सिक्रीटिन और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो ये एज अ बफर काम करता है बाइकार्बोनेट पेनक्रियाटिक डक्ट से, और उसके अलावा बिलियरी ट्रैक से भी बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करवाता है। तो उससे होता क्या है कि जो हमारे पास HCl प्लस बाइकार्बोनेट आपस में मिलते हैं, वही जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से एसिड सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और उसके अलावा ये क्या करवाता है? ज़ाहिर है बफर एक्शन है, तो फिर जो स्टमक से एसिड आ रहा होता है, तो ये स्टमक से एसिड की सिक्रीशन को भी कम कर देता है। तो इसके 3 जगह एक्शन है, एक तो पेनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर, एक जो है वो हमारे पास बिलियरी ट्रैक के ऊपर, और तीसरा जो है वो स्टमक के ऊपर, वहाँ से ये एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो ये है सिक्रीटिन। एक चौथा हमारे पास जो हार्मोन है वो है हमारे पास ये हमारे पास GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहा है ये हार्मोन, और इंसुलिनोट्रोपिक यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहा है। तो ये जो है वो पेप्टाइड है। अब इस ये जो है वो बेसिकली रिलीज़ कहाँ से होता है? ये रिलीज़ होता है, अगर मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊं, तो ये हमारे पास अगेन ड्यूडेनम और जेजुनम से ये रिलीज़ होता है। ठीक है, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा GIP रिलीज़ होता है, और ये कब रिलीज़ होता है? जब स्टमक से जो है वो स्टमक से कंटेंट आता है। कौन कौन सा कंटेंट? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। अच्छा, ये वो वाहिद GIT का हार्मोन है जो तीनों चीज़ों से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और उसके अलावा प्रोटीन्स, ये तीनों चीज़ें इसका स्टिमुलस हैं। जब ये चीज़ें जो है वो ड्यूडेनम में इंटर होती हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह या स्मॉल पेप्टाइड्स, तो फिर जो है वो GIP यहाँ से रिलीज़ होता है। कहाँ से? ड्यूडेनम और जेजुनम से। जब ये यहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये क्या करवाता है? ये जो है वो पेनक्रियाज़ के ऊपर एक्ट करता है। ये हमारे पास हो गया जी पेनक्रियाज़, पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, तो ये जो है वो पेनक्रियाज़ के ऊपर एक्ट करता है GIP, और फिर पेनक्रियाज़ से किस चीज़ को रिलीज़ करवाता है? इंसुलिन को। जैसा कि हमें पता है कि जब भी ग्लूकोज़ बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, इंसुलिन मोर एंड मोर रिलीज़ होता है और ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ करवाता है। ठीक है, तो ये GIP जाता है पेनक्रियाज़ के ऊपर, और वहाँ से इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है। और दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है कि ये भी एसिड के कंटेंट को कम कर देता है। तो ये हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं जो कि आपके BCQs और वाइवा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर हार्मोन्स हैं, उनका मैं ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास मोटिलिन। ठीक है, मोटिलिन जो है वो नाम से पता चल रहा है, मोटिलिन क्या करता है कि GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि GIT की मूवमेंट्स को बढ़ा देता है। इसीलिए इसका जो एक्शन होता है, ये बेसिकली एक्शन पोटेंशियल पे काम कर रहा होता है, मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस को इन्हांस करता है। तो इस सेंस में ये जो है वो आपका GIT की मोटिलिटी को बढ़ाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि आजकल कॉमनली यूज़ होती हैं, एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन या कैलिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है मोटिलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, इसीलिए ये ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है कि ये डायरिया करवाती हैं। फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, GLP-1। ये जो हमारे पास पेप्टाइड होता है, ये क्या करता है कि ये पेनक्रियाज़ के ऊपर एक्ट करता है और इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, इसीलिए आजकल जो है वो कुछ एनालॉग्स हैं, एक्सेनाटाइड और उसके अलावा कुछ ड्रग्स आती हैं जो कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में, शुगर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, क्योंकि वो क्या करवाती हैं, इस GLP को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाती हैं, जिसके बदले में क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, और फिर इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज़ को कम करता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि लेप्टिन और ग्रेहिलिन। अगर मैं बात करूँ लेप्टिन और ग्रेहिलिन की, ये है कि इनका सिर्फ MCQs बस पूछा जाता है।
लेप्टिन जो है वो लिपिड से रिलेटेड इसका नाम है। तो आप जब जैसे कि मैंने पहले बताया, लिपिड्स की डाइजेशन देर से होती है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी डिले हो जाती है, तो इनकी डाइजेशन में टाइम लगता है और इसीलिए फिर भूख भी कम लगती है। तो लेप्टिन बेसिकली रिलीज होता है आपके एडिपोज टिश्यूज से या फैट सेल्स ऑफ द बॉडी से। फैट्स जो या फिर एडिपोज टिश्यूज स्किन में या फिर दूसरे टिश्यू से। तो जब एडिपोज टिश्यू से ये रिलीज होता है तो ये आपका क्या करता है कि हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, वहाँ न्यूरॉन्स पे। एनोरेक्सिजेनिक हार्मोन को जो है वो न्यूरॉन्स कहते हैं। एनोरेक्सिया यानी कि भूख का ना लगना, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ये उन न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है और फिर जा करके आपके सेटाइटी सेंटर को फुल करता है, यानी कि उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो है ये एपिटाइट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है ग्रेहलिन। ये ग्रेहलिन जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से ही रिलीज होता है, स्टमक से मेनली रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक से ये रिलीज होता है और ये ऑरेक्सोजेनिक न्यूरॉन्स के ऊपर हाइपोथैलेमस में एक्ट करता है, यानी कि भूख को ज़्यादा कर देता है। तो इसीलिए ये जो है एपेटाइट को इंक्रीज करता है। तो ये भी एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेजर हार्मोन्स थे कि जिनके ऊपर बार बार एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं, यानी कि एंडोक्राइन जो मेजर मेजर जिनके ऊपर बीसीक्यूज भी आते हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में पैराक्राइंस को और न्यूरोक्राइन हार्मोन्स को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।